सुप्रभात बच्चों। संज्ञा के वीडियो के क्रम को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से संबंधित या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले संज्ञा के दो और प्रकारों के बारे में, जिनके नाम हैं समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो और संज्ञा के प्रकार आते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन मुख्यतः प्रकारों में से जातिवाचक के अंतर्गत आने वाले इन दोनों संज्ञा के प्रकारों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समूहवाचक संज्ञा या इसको समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो बच्चों कहीं कहीं आपको समूहवाचक संज्ञा लिखा हुआ मिल सकता है और किसी किसी पुस्तक में आपको समुदायवाचक भी मिलेगा। दोनों एक ही संज्ञा के नाम हैं, तो आप दुविधा में नहीं पड़िएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आसान टॉपिक है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ भी रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का जब बोध हो तो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समुदाय या समूह क्या है? झुंड है, एक साथ बहुत सारे जीवों को, मनुष्यों को या वस्तुओं को जब एक साथ हम संज्ञा का नाम देते हैं या नाम देते हैं या संज्ञा से परिभाषित करते हैं तो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कक्षा में एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों को एक साथ हम कक्षा के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे एक समूह है, बच्चों का समूह है, समुदाय है, इसीलिए कक्षा शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं भीड़ किसे कहते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ हों उसको हम भीड़ कहते हैं। तो वो भी एक समुदाय है, एक समूह है, लोगों का समूह है, इसलिए भीड़ शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। सेना, जो हमारी सेना है वो बहुत सारे जवान एक साथ रहते हैं तो उसको हम सेना कहते हैं। तो बहुत सारे जवानों का जो समुदाय है, जो समूह है, वो सब मिलकर सेना के नाम से परिभाषित है, इसीलिए सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। झुंड, बहुत सारे जंतु या जीव या इंसान जब एक साथ रहेंगे या देखते हैं कि बहुत सारे जानवर जब एक साथ रहते हैं तो उसको झुंड कहते हैं। तो उस झुंड में बहुत सारे एक साथ होते हैं, इसीलिए उसको समूहवाचक या समुदायवाचक की श्रेणी में रखा गया है। दल किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ हों। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनमें बहुत सारे लोगों का, वस्तुओं का, यहाँ पर देखिए जिनमें बहुत सारे लोग हैं या वस्तु हैं, उनका जब समूह है ऐसे संज्ञा शब्द को, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भीड़, सेना, कक्षा, झुंड, दल, ये सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा जो संज्ञा का प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी वस्तु, या तो उसको तौल सके, नाप सके, गिन सके। तो ऐसी वस्तुएं जिनको तौला और नापा जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। चलिए देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखी हुई है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मैंने लिखा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य चीज अथवा पदार्थ का कोई चीज बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में किसी भी चीज को जिसको तौला या नापा जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में वो चीजें आती हैं। उनका कोई अगर नाम है तो वो संज्ञा है और उसको तौल सके या नाप सके तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे घी तौल सकते हैं, उसको 1 किलो 2 किलो घी आप लाते हैं, है ना, उसको नाप के भी आप लाते हैं। जैसे मान लीजिए मम्मी ने बोला कि 1 कटोरी घी लाइए, तो आपने उसको नाप दिया। दुकान से आप 1 केजी घी खरीद के लाते हैं, उसको आप तौल देते हैं। तो एक चीज़ है, द्रव्य है। दूध
नाप के लाते हैं। सोना तौल के मिलता है, चांदी, कोयला, ये सारे जो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखे हैं, घी, दूध, सोना, चांदी, कोयला, गुड़, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ये सारे जो नाम हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जातिवाचक के अंतर्गत ये जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और किन के नाम को हम समूहवाचक में रखेंगे और किसके नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि कहीं कहीं संज्ञा का प्रयोग करते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए आता है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाता है और कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये जान लेना भी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि किस तरह से या किन परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग होता है और किन परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के तौर पर प्रयोग होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो देखिए किस तरह से जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाता है और व्यक्तिवाचक किस तरह से जातिवाचक बन जाएगा, ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, मतलब कोई शब्द जातिवाचक है लेकिन उसका व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है कि शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। यहाँ पर देखिए जो शास्त्री शब्द है ये जातिवाचक है। शास्त्री, बहुत सारे लोग शास्त्री टाइटल लगाते हैं, उपनाम रखते हैं क्योंकि शास्त्री की एक जाति होती है, ये पूरी जाति को संबोधित करने वाला शब्द है। लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक के तौर पे प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग हुआ है। ये शास्त्री जी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो हमारे देश के बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री जो बहुत ईमानदार नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शास्त्री व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग किया गया है। वास्तव में ये जातिवाचक शब्द है लेकिन इस वाक्य में ये व्यक्तिवाचक के लिए प्रयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक के तौर पर प्रयोग किया गया है। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जातिवाचक शब्द किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से जब भी आपको लगे कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में बदलना है या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलना है तो आप किस तरह से बदलेंगे, इस उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि अगर व्यक्तिवाचक शब्द है तो उसको जातिवाचक में कैसे बदलेंगे। अभी तो आपने देख लिया कि जातिवाचक शब्द शास्त्री था और उसको व्यक्तिवाचक में कैसे बदल दिया, किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक शब्द है और उसको पूरी जाति के लिए संबोधित करना, पूरी जाति के लिए प्रयोग करना, तो कैसे करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा है कि हमारे देश में विभीषण भरे पड़े हैं। विभीषण कौन थे? रावण के भ्राता, जिन्होंने अपने ही भाई के प्रति विद्रोह कर दिया या उनके भेद को बताया, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो देशद्रोही थे। तो विभीषण यहाँ एक व्यक्ति विशेष का नाम है, रावण के भाई का, है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ विशेषण का तात्पर्य एक विशेष व्यक्ति से नहीं है बल्कि पूरी ऐसी जाति से है जो कि देशद्रोह का कार्य करती है, जो देशद्रोही कहलाती है या जो देशद्रोही है, उनके लिए विशेषण शब्द विभीषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वाक्य है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदला गया है, मतलब व्यक्तिवाचक शब्द का जातिवाचक में प्रयोग किया गया है। व्यक्तिवाचक शब्द है विभीषण और यहाँ पर देशद्रोहियों के लिए इसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में इसको बदला गया है। तो बच्चों जब भी आपको व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के लिए बदलना आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग पूरी जाति के लिए जहाँ किया जाता है वहाँ व्यक्तिवाचक से जातिवाचक होता है, और जहाँ पूरी जाति के लिए प्रयोग करने वाला मतलब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाए तो वह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं तो आशा करूँगी कि ये जो 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको व्यक्तिवाचक से लेकर
द्रव्यवाचक तक जितने संज्ञा के प्रकार बताए हैं, संज्ञा क्या है, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलने के लिए जो वाक्य परिवर्तन मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।